नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी प्रेसिडेंट है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई रिप्रेजेंट करती हैं तो वो है एम्बेसडर बराबर वुडवर्ड। और वो कहती हैं कि यूनाइटेड किंगडम चाहता है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के अंदर एक्सपांशन हो। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और कुछ और अफ्रीकन कंट्रियों को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। इन्होंने यह भी कहा कि इंडिया और ब्राजील को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वाइडर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म की मांग काफी समय से चल रही है। रिसेंटली जो 78th सेशन बैठा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उस समय पर ड्राफ्ट ओरल डिसीजन ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के इस ड्राफ्ट के अंदर कहा गया कि इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन होने चाहिए, इन्हें कंटिन्यू किया जाए ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो। हालांकि भारत का इसके प्रति स्टैंड क्या है? तो भारत का कहना यह है कि केवल बोल बच्चन है, बार बार इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन की बात की जाती है क्योंकि पता है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फिक्स नहीं है कि रिफॉर्म किस तरीके के होने चाहिए। क्योंकि विश्व के अंदर सबको पता है रिफॉर्म होने चाहिए, पर रिफॉर्म क्या होने चाहिए उसके ऊपर कोई भी कंसेंसस नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के जो नेगोशिएशंस होते हैं जनरली वो फेल हो जाते हैं, जिसके बाद में भारत के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। आप उसे पढ़ सकते हो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं पीडीएफ एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजूंगा, उसके अंदर आप देख लेना कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना तो आप लोग बिल्कुल से कर सकते हो। इसके लिए आप लोग उड़ान बैच के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको 900 लाइव क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्टेस मिलेगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोई भी नहीं कराता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको कंप्रहेंसिव कवरेज दिया जाएगा कंप्लीट सिलेबस का, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। जैसे आपकी प्री क्वालिफाई होगी तो मेंस के अंदर मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोल किया जाएगा। इवन इंटरव्यू के दौरान में ब्यूरोक्रेट आप लोगों को मेंटरशिप देंगे, बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए। मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। याद रखना, इसके अंदर ऑप्शनल छोड़ के बाकी सारा कवर हम लोग करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर ये हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? ये इंग्लिश है, मतलब जिस भाषा में मैं पढ़ा रहा हूं उसी भाषा में इसके अंदर पढ़ाया जाता है। पीछे जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होगा उड़ान बैच में। वहीं हिंदी मीडियम के अगर आप बच्चे हो और आपको कंप्लीट हिंदी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है मेंस के अंदर हिंदी के कीवर्ड लिखने पड़ते हैं, तो आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जिसके अंदर पीछे कंटेंट भी हिंदी में होगा। यह बैच भी उसी तरीके से बेनिफिशियल है जिस तरीके से उड़ान है। और इन दोनों बैचेस की प्राइस केवल 7,999 है। आपको कोड यूज करना पड़ेगा SRC10, जिसके बाद में आपको हाईएस्ट डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब इनमें ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शनल के लिए क्या करें? हम लोगों के पास में केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी के लिए अवेलेबल है, जिसको अमित कुमार सर लेते हैं। 7,999 का ये कोर्स है, जहां पर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका कराया जाएगा। अब आपको लगता है कि मेरे को बोध या उड़ान बैच के साथ में ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है तो कुछ डिस्काउंट और हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। आप लोग इन दोनों को साथ में ले लेना तो 14,999 के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जिसके अंदर आपको टेस्टेस मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी होगी, कंप्लीट कवरेज होगा। और पता नहीं कितनी बेनिफिट है, वो सब आप आराम से पढ़ सकते हो, क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर कुछ कहती है किसी देश को, तो जरूरी नहीं कि वो देश उसे माने या ना माने। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ था रशिया के खिलाफ कि रशिया यूक्रेन वॉर को रोको, पर रशिया ने उसे रोका नहीं। पर वही चीज अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहती तो शायद उसे रोकना पड़ता, क्योंकि ये बाइंडिंग होते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? तो इसे बनाया गया था वर्ल्ड लेवल पे पीस और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए। याद रखना है चीज। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन को देशों के बीच में डेवलप कराने के लिए, क्योंकि नाम खुद बता रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे होगी? जब शांति और सिक्योरिटी होगी, जब देशों के बीच में दोस्ती होगी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ह्यूमन राइट के इश्यूज को रेस्पेक्ट किया जाएगा। साथ में सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शन ऑफ नेशन के एक्शन को हार्मोनाइज करने के लिए एक सेंटर के रूप में अगर कोई काम करेगा तो अपने आप सिक्योरिटी रहेगी वर्ल्ड लेवल पे। इस कारण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बनाया गया था।
अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर अभी के समय पे टोटल 15 मेंबर है, जहां पर 5 परमानेंट मेंबर हैं। इन 5 परमानेंट में यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस देखने को मिलते हैं, जिनके पास में वीटो पावर है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्ट होते हैं अलग अलग रीजन से, जैसे एक अफ्रीका का रीजन है, एशिया है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन है, वेस्टर्न यूरोपियन रीजन है और ईस्टर्न यूरोपियन रीजन है। इन जगहों से इलेक्ट होने के बाद में ये रिप्रेजेंट करते हैं और इनका टेन्योर होता है 2 साल का। 2 साल तक हर एक देश जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर जो भी इलेक्ट हुआ है वो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वहां पर रिप्रेजेंट करता है। टोटल 15 मेंबर हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हर एक एक 2-2 महीने की सबकी प्रेसिडेंसी दी जाती है। ठीक है, जैसे अभी जुलाई महीने में यूनाइटेड किंगडम जो है वो प्रेसिडेंट बना हुआ है। अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की क्यों जरूरत है। आप एक बार ध्यान से देखो, परमानेंट मेंबर में यूएस है, चाइना, यूके है, रशिया है, फ्रांस है। यूरोप कितना छोटा देश है, कॉन्टिनेंट है, सॉरी, वहां से यूके और फ्रांस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 2 देश। एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से केवल चाइना है। रशिया, यूरोप और एशिया दोनों से हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको दोनों साइड कैलकुलेट नहीं करना है। वहीं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कई सारे देश ऐसे हैं जो नॉन इन्फ्लुएंशियल हैं, इस कारण से वो यहां पर इलेक्ट हो ही नहीं पाते। 50 से ज्यादा देश ऐसे देखने को मिलते हैं आज के समय पे जिन्होंने आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब पूरा यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में बना था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पे अगर आप देखोगे तो उस समय पर कितने देश थे और आज कितने हैं। 1945 के अंदर ये बना, उस समय पे 51 मेंबर हुआ करते थे और आज 193 मेंबर्स हैं। कितना चेंज हो चुका है, पर आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंज नहीं हुआ। 1945 के वर्ल्ड को आप एक बार इमेजिन करो, उस समय के इश्यूज क्या थे और आज कितने नए इश्यूज आ चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी आ चुका है, टेररिज्म आ चुका है, ठीक है, काउंटरफिटिंग आ चुका है, पायरेसी देखने को मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखने को मिलता है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक भी किए जाते हैं। तो उन सारी चीजों को अगर टैकल करना है मल्टीलेटरल लेवल पे, तो क्या सच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसे कर पाएगी? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समय के अनुसार बदलती ही नहीं है, उसके एजेंडा वही के वही चल रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने क्या बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल का काम है शांति बनवाए रखना, पर विश्व के अंदर सबसे अशांत देश यहां जाके बैठे हुए हैं। आप देख लो, पूरा कोल्ड वॉर के अंदर पूरे वर्ल्ड को लड़वाने वाले 2 देश परमानेंट मेंबर के रूप में बैठे हुए हैं। आप खुद देखो कि इन परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर है। इसका मतलब क्या है कि जब ये 5 देशों को लगेगा कि कोई सी चीज सिक्योरिटी कंडीशन है, मतलब ये चीज है जो वर्ल्ड की पीस को खराब कर रही है, तो उसके ऊपर ही एक्शन लिया जा पाएगा। पर क्या ये 5 देश कभी एक पेज पे आ भी पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे चाइना है, यूएस है, रशिया है, ये कभी एक पेज पे आते ही नहीं है। यूके है, फ्रांस है, ये कभी एक पेज पे आते ही नहीं। तो कैसे होगा साहब? आप अफगानिस्तान में देख लो, आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख लो, आप इथोपिया में देख लो, आप सूडान में देख लो, फुल्ली इनइफेक्टिव बॉडी, फुल्ली इनइफेक्टिव बॉडी। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। मैंने बताया जिन देशों के पास में वीटो पावर है वो भी उस वीटो पावर का मिसयूज करते हैं। जैसे चाइना जो है वो बार बार वीटो पावर का मिसयूज करता है जब भारत आतंकवादी घोषित करवाने की बात करता है तो, ठीक है। इतना ही नहीं, आप रशिया को देखो, रशिया ने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, क्योंकि जितने भी एजेंडा आते हैं वो वेस्टर्न देशों के एजेंडा आ जाते हैं और रशिया जो है वो इनसे अगेंस्ट में रहता है। इस कारण से रशिया सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग करता है। तो वैसी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कारण से हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज करना चाहिए। चेंज करके क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि इस तरीके के चेंज करना चाहिए। जैसे G4 देश हैं, वो कहते हैं, जैसे ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, जिनका नाम रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने लिया है, इन G4 देशों का कहना है कि हमको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप को भी बढ़ाया जाए और नॉन परमानेंट कैटेगरी को भी बढ़ाया जाए और ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस करके। ये क्या है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, अगर ये लोग मांग करेंगे कि परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो इनके पड़ोसी देश कहेंगे कि मत दो। क्यों?
आप सोचो कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले, क्या ऐसा पाकिस्तान कभी चाहेगा? ब्राजील को परमानेंट मेंबरशिप मिले, क्या ऐसा अर्जेंटीना कभी चाहेगा? नहीं। तो फिर जो लोग इनके विरोधी हैं, इन्होंने एक ग्रुप बना दिया है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसे शुरुआत में कॉफी क्लब नाम से भी जाना जाता था, जिसके अंदर 40 देश आज देखने को मिलते हैं, जिसमें इटली और स्पेन जर्मनी की मेंबरशिप को अपोज करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका पड़ोसी परमानेंट मेंबर बने और उसके पास में हमको जाना पड़े। कोई भी नहीं चाहता कि पड़ोसी देश जो है वो ज्यादा पावरफुल हो। ऐसी कंडीशन में इटली स्पेन जर्मनी के खिलाफ है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ है, अर्जेंटीना ब्राजील के खिलाफ है, और जापान को अपोज करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतना ही नहीं, कनाडा और साउथ कोरिया ये कहते हैं कि इनको क्यों रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम भी तो वर्ल्ड लेवल पे बड़ी पावर के रूप में उभर के आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे साउथ कोरिया का काफी कम है। वहीं अगर मैं कनाडा की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका से ऑलरेडी अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने आप में काफी बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप समझना, अगर कनाडा को दे दिया तो पूरे नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट उनका कहना है कि हम लोगों को मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो है। एक L69 ग्रुप है जहां पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और पैसिफिक रीजन की डेवलपिंग कंट्री है, जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाने की बात करती है। इसमें 42 कंट्री हैं, जिसके अंदर भारत भी इंक्लूडेड है। अब बात आती है कि भारत को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। देखो, मैंने जब नॉन परमानेंट मेंबरशिप की बात करी तो हर देश उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, वो देश कर पाता है जो इन्फ्लुएंशियल है। भारत एक इन्फ्लुएंशियल देश है। ये क्लियरली साबित होता है इस चीज से कि भारत को लगभग 7 टर्म्स मिल चुके हैं, मतलब 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भारत इलेक्ट हो चुका है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अभी तक हुआ करती थी, और हो सकता है, मतलब कई सारी जगह तो क्लेम भी हो चुका है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और भारत को अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा इनइफेक्टिव रहेगी, क्योंकि वो एक बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर चुकी होगी। इतना ही नहीं, भारत आज वर्ल्ड का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक न्यूक्लियर पावर है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के स्टैक्स और भारत का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है, उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है। आज अगर आप वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स की बात करो तो वो लोग कहां स्टैंड करते हैं और भारत कहां स्टैंड करता है। ऐसी कंडीशन में भारत बिल्कुल एलिजिबल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का। पर बात आती है कि सर एलिजिबल है तो फिर ये परमानेंट मेंबरशिप दी क्यों नहीं जाती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म क्यों नहीं किया जाता। देखो, हर एक देश विश्व में चाहता है कि रिफॉर्म हो, पर क्या रिफॉर्म हो उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत अगर परमानेंट मेंबरशिप का कहेगा कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाओ और मेरे को इंक्लूड करो, तो पाकिस्तान मना कर देगा और 2-4 देश खड़े हो जाएंगे। इवन जो परमानेंट मेंबर है वो भी नहीं चाहते कि दूसरे और परमानेंट मेंबर आए, क्योंकि उनकी पावर डाइल्यूट होगी ना। मतलब आप खुद सोचो कि एक ग्रुप है, उसके अंदर 5 बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, 200 लोगों का ग्रुप है। अब वो ये नहीं चाहेंगे ना कि 5 से 10 हो जाएं, 10 इन्फ्लुएंशियल लोग हो जाए, नहीं, वो चाहेंगे कि भाई हमारी बात चलती रहे, ये 10 की क्यों चले, 5 ज्यादा पावरफुल होंगे ना, मतलब ज्यादा इज्जत मिलेगी यहाँ पे कम मिलेगी फिर। ठीक है, तो इस कारण से वो भी कई बार सपोर्ट जो है वो नहीं करते हैं, कहने के लिए कर देते हैं पर होता नहीं है। इस तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग, वहां पर आप लोग SRC10 कोड डाल देना, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा समुद्र मंथन करके टेस्ट होने वाला है संडे को, यानी कि परसों। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, इसके अंदर जाओ, इनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर SRC10 कोड डाल दोगे तो आपको आपका स्टैंड पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप टॉप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, इसके अंदर इनरोल करो अपने आप को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।